सीटेट CDP टेस्ट सीरीज क्लास 10th। सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस कोशेंट आईक्यू का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा डेवलप किया गया था? सिंपल आंसर है स्टर्न। आईक्यू टर्म किसने दिया? स्टर्न ने। स्टर्न। फॉर्मूला रिवाइज करने की बात होती तो टर्मन। हु डेवलप्ड द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट? पहला बुद्धि का परीक्षण किसने विकसित किया? तो 1904 में 1904 में किसने? फटाफट से बताओ, ये तो कल भी कराया था, ये तो कल भी कराया था। एल्फ्रेड बिने। कौन है ये व्यक्ति? एल्फ्रेड बिने। इनके साथ एक और हैं जो इनके एसोसिएट थे, थियोडोर साइमन। तो बिने और साइमन का यदि नाम आएगा, बिने एंड साइमन, इन दोनों में से कोई ना कोई एक जरूर मिलेगा अगर पहले बुद्धि परीक्षण की, टेस्ट की बात हो रही है। फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग भी कहते हैं इनको, इंटेलिजेंस टेस्ट के या बुद्धि परीक्षणों के जनक भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन देखो एक बार, आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। एक बच्चा जो 16 साल का है उसका आईक्यू स्कोर है 75, मतलब एवरेज से तो पीछे ही होगा ये, है ना। और इसकी मानसिक क्षमता या मानसिक एज क्या होगी, मेंटल एज क्या होगी? आपको बताइए, सिंपल, ये कल भी बताया था। आईक्यू बराबर MA इंटू CA इंटू 100। ठीक, MA मतलब मानसिक आयु। 16 वर्ष पता ही नहीं हमें मानसिक आयु तो क्या है, तो इसको X लिख लो या फिर सीधे MA लिख लो। क्रोनोलॉजिकल एज 16 है, 100 से मल्टीप्लाई जरूर करना है। आईक्यू स्कोर है हमारे पास 75 का। कट कर लो ये और 12 आ जाएगा, काट पीटिए, तो 12 साल इसकी मानसिक आयु आ जाएगी बच्चे की। ठीक है बात। क्वेश्चन है, दो आइडेंटिकल ट्विंस हैं जो बिल्कुल एक साथ पैदा हुए हैं, इनके आईक्यू में थोड़ा सा डिफरेंस तो होता है ना। इकोनॉमिकली रिच फैमिली ने एक को अडॉप्ट कर लिया और दूसरे को एक गरीब परिवार ने अडॉप्ट कर लिया। एक साल बाद इनके आईक्यू स्कोर्स में क्या देखने को मिलेगा? अब इसमें कई लोग कंफ्यूज थे कि सोशियो इकोनॉमिक लेवल होना चाहिए, ज्यादातर जगह पे गिवन भी यही है और पहले मुझे भी यही लगता था इनिशियल ईयर्स में जब मैंने शुरू किया था पढ़ाना। ठीक है बात। अगर मैं बात करूं तो आईक्यू स्कोर इनका इक्वल ही रहेगा, ये मैं करा भी चुकी हूं, इससे पहले कई बार डिस्कस कर चुकी हूं। अब तो बोथ ऑफ देम विल स्कोर इक्वली, क्योंकि एक साल में आईक्यू स्कोर नहीं बदलेगा। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस SES, इस पे अगर आप थोड़ा सा पढ़ना चाहेंगे इंटरनेट से या किताबों से तो आपको पता लगेगा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का फर्क पड़ता है बुद्धि पे लॉन्ग टर्म में, क्योंकि इनको स्कूलिंग अच्छी मिलेगी, इनको न्यूट्रिशन अच्छा मिलेगा, इनको सब चीज अच्छी मिलेगी जो रिच फैमिली के पास गया है। तो 10 साल में या एक डेकेड में 20 साल में जो रिच फैमिली के पास है उसका आईक्यू ज्यादा दिखेगा। अगर बिल्कुल सेम भी था तो भी इंटेलिजेंस, देखो बहुत ज्यादा आईक्यू नहीं बढ़ता है, ऐसा नहीं है कि कई गुना बढ़ जाएगा, बट अंतर मिलेगा। और जो रिच फैमिली में है उसका आईक्यू ज्यादा मिलेगा दूसरे वाले से जो साथ में जिनको लिया है ना। तो इसलिए डी ऑप्शन नहीं बनेगा। ये नहीं कह सकते कि पुअर वाला ही कमजोर होगा, दोनों का स्कोर इक्वल आएगा। एक साल में अंतर नहीं आता आईक्यू में, डेकेड्स में अंतर आता है। ठीक है बात, सालों में अंतर आता है, एक साल में नहीं। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ आईक्यू टेंड्स टू डैश देयर सेल्फ एस्टीम एंड डैश एकेडमिक परफॉर्मेंस। यदि क्लासिफाई कर दिया जाए बुद्धि के अकॉर्डिंग, आईक्यू स्कोर के अकॉर्डिंग यदि वर्गीकृत कर दिया जाए बच्चों को, तो क्या फर्क पड़ेगा उनकी परफॉर्मेंस पे? बताओ एक बार। कह सकते हैं कि डिक्रीज होगा। यदि बच्चों को आपने आईक्यू टेंड्स टू डिक्रीज देयर सेल्फ एस्टीम, यदि आपने विभाजित कर दिया कैटेगरी में, ठीक, कैटेगरी में ये बुद्धू है, ये एवरेज है, ये बिल्कुल स्लो लर्नर है, तो एक टाइम के बाद जो एवरेज वाला है, मतलब सेल्फ एस्टीम डाउन होगी उन लोगों की, स्पेशली जिनको कम वाली कैटेगरी में रखा गया है। और अगर मैं बात करूं यहां पे एकेडमिक परफॉर्मेंस भी डाउन होगी, क्योंकि वो चीज नॉर्मल हो जाती है जहां आप रहते हैं। ठीक, तो जरूरी नहीं है गिफ्टेड वाला हमेशा ही उस तरीके से ही काम करेगा। तो ग्रुप जब भी हम बनाते हैं तो वो मिक्स्ड ग्रुप बनाते हैं, यानी कि हेट्रोजेनस ग्रुप बनाते हैं, जहां एक एवरेज बच्चा भी है, जहां एक जीनियस बच्चा भी है, हेट्रोजेनस ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, द्विसम लैंगिक कहते हैं या जो भी कहते हैं उसको। ठीक, मतलब अलग अलग तरह के बच्चे इसमें होने चाहिए अगर ग्रुप बनाना भी है तो अगर आईक्यू के स्कोर पे आपने बांट दिया तो आपने बच्चों को लेबल कर दिया, और लेबल करना हमेशा गलत है। तो उनकी सेल्फ एस्टीम, उनके खुद के विश्वास में भी और उनकी परफॉर्मेंस में भी, दोनों में कमी आएगी, क्योंकि जिनका आईक्यू ज्यादा भी है वो भी वैसे ही लोगों के साथ रह रहे हैं और परफॉर्मेंस एक टाइम के बाद नॉर्मल हो जाएगा दिमाग में और परफॉर्मेंस में कमी आएगी। आगे बढ़ेंगे। सिंगल फैक्टर और यूनिफैक्टर थियोरी। अगर मैं बात करूं सिंगल फैक्टर और यूनिफैक्टर थियोरी की, इसका नाम है एक तत्व सिद्धांत बुद्धि का, एक तत्व सिद्धांत, और आप इसको यूनिफैक्टर यानी सिंगल फैक्टर कह सकते हो। किसने दी है ये थियोरी? एल्फ्रेड बिने ने। इन्होंने कहा बुद्धि क्या है? एक सिंगल एंटिटी है
एक फैक्टर है जो आपकी हर एबिलिटी में हर जगह पे काम करेगा। अगर आप सिंगल एंटिटी है या एबिलिटी है जो आपको हर एक एस्पेक्ट में प्रभावित करेगी, ठीक है। मतलब सिर्फ एक फैक्टर है इसका बुद्धि का। यूनिफैक्टर का मतलब है सिंगल फैक्टर, सिंगल एंटिटी है बुद्धि। यदि कोई मैथ्स में बहुत अच्छा है तो फिर वो सब जगह अच्छा होगा या वो इंटेलिजेंट है, एक ही फैक्टर है। इसको बेसिकली इन्होंने लॉजिकल एबिलिटी कहा कि जिसमें लॉजिक या तर्क की क्षमता ज्यादा है वो बुद्धिमान है। यानी एक ही फैक्टर है, सिर्फ एक ही फैक्टर है बुद्धि का, एक ही तत्व होता है बुद्धि का, या तो है या तो नहीं है, या तो आप हर चीज में बुद्धिमान है या तो आप बिल्कुल गधे ही हैं, ठीक है। बात आगे बढ़ेंगे। तो इन्होंने सिर्फ एक फैक्टर को कहा और ये थियरी ना पूछी जाती है आजकल, बट नाम आपको पता होना चाहिए। इसको बहुत अच्छा नहीं माना गया क्योंकि बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है, बुद्धि में बहुत सारी मल्टीपल चीजें, मल्टी डायमेंशनल है बुद्धि, है ना। बुद्धि कैसी है? मल्टी डायमेंशनल है। नेक्स्ट है टू फैक्टर थियरी। टू फैक्टर थियरी मतलब द्वितत्व सिद्धांत, बुद्धि का द्विकारक या द्वितत्व सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत बुद्धि का। इसको दिया चार्ल्स स्पीयरमैन ने, सी स्पीयरमैन कहते हैं। यहां से कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन। इन्होंने कहा जो बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, वो G+S यानी जनरल और स्पेसिफिक यानी सामान्य बुद्धि प्लस विशिष्ट बुद्धि का मिश्रण है। तो बुद्धि में दो फैक्टर होते हैं, एक है सामान्य जिसको हम स्पोर्ट्स की एबिलिटी कह सकते हैं। विराट कोहली यहां फुटबॉल खेल रहे हैं, ये इनके अंदर स्पोर्ट्स की एबिलिटी है, ये इनके अंदर जनरल एबिलिटी है, ये इनके अंदर सामान्य क्षमता है कि ये फिजिकली अच्छा कर सकते हैं। तो ये चाहे क्रिकेट खेलें, चाहे फुटबॉल खेलें, चाहे बैडमिंटन खेलें, खेल सकते हैं, ठीक। लेकिन स्पेसिफिक एबिलिटी इनकी क्या है? किसी एक विशेष क्षेत्र में ये अच्छा कहां करते हैं? क्रिकेट में। तो ये उनकी स्पेसिफिक फैक्टर हो गया, कुछ भी खेल सकते हैं, ये इनका जनरल फैक्टर हो गया जो हमारी हर एक्टिविटी में काम आएगा। साइना नेहवाल, ये इनका स्पेसिफिक फैक्टर हुआ क्योंकि ये क्रिकेट में अच्छा करती हैं। विशिष्ट फैक्टर है, विशिष्ट तत्व है बुद्धि का कि एक स्पेशल क्षेत्र में, एक स्पेशल फील्ड में, एक स्पेसिफिक फील्ड में आप अच्छा करेंगे, ठीक। लेकिन ये भी कोई भी स्पोर्ट खेल सकती हैं। ये हो गया जनरल फैक्टर कि आप हैं। तो स्पेसिफिक फैक्टर कौन सा है इनका? क्रिकेट। लेकिन जनरली ये कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। तो जनरल फैक्टर आपकी हेरिडिटी से जुड़ा हुआ होता है, हम कह सकते हैं जन्म से होता है, इसको आप बढ़ा नहीं सकते। और जिसका जनरल फैक्टर अच्छा है उसके स्पेसिफिक फैक्टर्स पे भी प्रभाव पड़ेगा, अच्छे हो सकते हैं। स्पेसिफिक फैक्टर को आप ट्रेनिंग देके अच्छा कर सकते हैं, लेकिन अगर फिजिकली एक्टिविटी करने की क्षमता ही नहीं है आप में तो स्पेसिफिक फैक्टर को डेवलप नहीं कर पाओगे, ठीक। तो जनरल फैक्टर प्रभावित करता है सभी एक्टिविटीज को, इसको बढ़ा नहीं सकते। स्पेसिफिक को हम ट्रेनिंग देके बढ़ा सकते हैं, ठीक है। बात देखो, तो ये जनरल फैक्टर है जो सभी चीजों में काम आएगा। स्पेसिफिक फैक्टर बोलने से संबंधित हो सकता है, मैकेनिकल काम करने से संबंधित हो सकता है, चीजों को देखने से संबंधित, नंबर्स से संबंधित हो सकता है, कोई मैथ्स में बहुत अच्छा हो। जनरल एबिलिटी सभी चीजों में काम आती है, जनरल प्लस स्पेसिफिक मिलकर के काम करते हैं, ये कह सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। स्टर्नबर्ग की ट्रायआर्किक थ्योरी, जिससे एक आध क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं स्टर्नबर्ग की ट्रायआर्किक यानी त्रिबुद्धि सिद्धांत, तीन आर्क्स हैं या तीन प्रकार हैं बुद्धि के स्टर्नबर्ग के अकॉर्डिंग। एक है एनालिटिकल, जिसको हम दूसरी भाषा में कॉम्पोनेंशियल कह देते हैं। कॉम्पोनेंशियल इंग्लिश में याद रख पाओगे तो ज्यादा खुश रहोगे, ठीक। क्रिएटिव है जिसको हम एक्सपीरियंशियल कह देते हैं, अनुभवजन्य। एक्सपीरियंशियल, एक्सपेरिमेंटल नहीं है, ठीक, जिसको रचनात्मक बुद्धि कह रहे हैं हम। और तीसरा है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, जिसका नाम कॉन्टेक्सचुअल है, संदर्भ में जो बुद्धि का इस्तेमाल कर पाए डेली लाइफ सिचुएशंस में, ठीक। तो ये इनके एक एक एक्स्ट्रा नाम हैं। ये देखो, अगर मैं बात करूं ट्रायआर्किक थ्योरी की, त्रिबुद्धि सिद्धांत की, तो इसमें इन्होंने तीन बुद्धि के सिद्धांत दिए हैं। PCA से आप याद रख सकते हो, PCA। PCA यानी कि प्रैक्टिकल, क्रिएटिव और एनालिटिकल, ठीक है। बात प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस वो है जो इंसान स्ट्रीट स्मार्ट होगा, डेली लाइफ एक्टिविटीज में जुगाड़ करके कुछ भी कर लेगा, मैकेनिकल काम और ये सारी चीजें जो एवरीडे टास्क में दुनिया में ऐसे हो सकते हैं। ये आपका पॉलिसी एजेंट हो सकता है जो बड़ा प्रैक्टिकली काम निकलवा लेगा आपसे, है ना। कोई प्लम्बर हो सकता है आपके घर में आने वाला, कोई और भी इस तरीके का इंसान हो सकता है जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में लाइफ के अच्छे से निकल जाता हो, ठीक। क्रिएटिव क्या है? क्रिएटिव है जिसको इंसाइट्स आते हों, जो चीजों को जोड़ करके तोड़ करके कुछ नया क्रिएट कर लेता हो, जो नई सिचुएशन में यूनिक तरीके से अडेप्ट करता हो। अब ये कोई भी क्रिएटिव इंसान हो सकता है, पेंटर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। एनालिटिकल मतलब कुछ नया, सॉरी, एनालिटिकल मतलब ऐसे लोग पढ़ाई लिखाई में अच्छे होंगे, कंपोनेंट्स को जोड़ करके रीजनिंग में, तर्क में, मैथ्स में, इन सब में अच्छे होंगे। ये कंपेयर कर सकते हैं, चीजों को इवेल्युएट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, है ना, कुछ रिसर्च कैरी आउट कर सकते हैं। तो
तो ये लोग पढ़ाई लिखाई में अच्छे मिलेंगे आपको, एनालिटिकल वाले। ठीक है बात। तो ये 3 प्रकार हो गए बुद्धि के। जी फैक्टर के बारे में एक क्वेश्चन है, कल भी किया था। जी फैक्टर क्या है? जनरल एक टर्म है मेंटल एबिलिटी को जनरल रूप में मापने का, कि हाँ अगर जनरल फैक्टर अच्छा है आपके अंदर स्पीयरमैन के अकॉर्डिंग तो आप बाकी चीजों में भी ठीक होंगे। तो ये ओवरऑल जनरल एबिलिटी है बुद्धि को मापने की। दूसरा है फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज ऑल्टरनेटिव्स टू असेस इंटेलिजेंस। कौन सा एक तरीका नहीं है बुद्धि के आकलन का, एक्सेप्ट पूछा है, कल भी ये डिस्कस किया था। सीधे आंसर कर दो, इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि ये हमने कल डिस्कस कर लिया था। आंसर क्या होगा इसका? कि सिर्फ टीचर की अटेंशन गेन करना। जैसे कई लोग कह रहे हैं कि मैडम बाल ठीक कर लो, ये कर लो, वो कर लो, क्या करोगे इनका? ये इनको इंटेलिजेंट कहें? अब नहीं कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सपोर्ट रोल ऑफ एनवायरमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। बच्चे के विकास में एनवायरमेंट यानी वातावरण का, भाई हेरिडिटी का ज्यादा रोल होता है इंटेलिजेंस में और वातावरण का भी रोल होता है। तो वातावरण के रोल के बारे में कौन सी एक बात सही है यदि हम बात करें आज के सेशन में? देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सपोर्ट रोल ऑफ एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का रोल, फिजिकली फिट चिल्ड्रन आर ऑफन फाउंड टू बी मोर मॉरली गुड। ऐसा तो कोई संबंध नहीं देखा हमने कि जो फिजिकली अच्छा है वो मॉरली गुड ही होगा, है ना। पूरी पूरी बाइसेप्स बना के घूमते रहते हैं लोग बुलेट लेकर के, और बुद्धि होती नहीं है बोलने की भी। सबको नहीं कह रही हूं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं। जरूरी नहीं सब में मॉरल वैल्यूज है। जरा सी टच हो जाए किसी की गाड़ी या कुछ, आप रोड पे देखेंगे एक से एक जो अपने आप को समझदार समझ रहा है, 10 लाख की गाड़ी लेके चल रहा होगा, निकलते ही सीधे गाली देगा सीधे। आपने ऑब्जर्व किया होगा कभी? मतलब पेशेंस नाम की चीज नहीं है। मॉरल वैल्यूज तो कहीं तेल लेने, जब लेके निकले हो तो ठुकेगी भी मत, लो ना, चलो ऑटो में। तो ये एक बेसिक सी बात हो गई कि जरूरी नहीं अगर फिजिकली आप हट्टे कट्टे दिख रहे हैं, बहुत ही पर्सनैलिटी आपकी तोप है, तो आप मॉरली भी बहुत अच्छे होंगे, आपका जो व्यवहार है वो भी बहुत अच्छा होगा। जरूरी नहीं है। सम स्टूडेंट्स क्विकली प्रोसेस इंफॉर्मेशन वाइल अदर्स इन द सेम वे इन द सेम क्लास डू नॉट। ये कहना गलत होगा कि कुछ बच्चे जल्दी से कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते। इसमें एनवायरमेंट का रोल नहीं है, ये इंटेलिजेंस का भी इसमें भाग है। ठीक। देयर हैज बीन अ स्टडी इंक्रीज इन स्टूडेंट्स एवरेज परफॉर्मेंस ऑन IQ टेस्ट इन लास्ट फ्यू डेकेड्स। के धीरे धीरे अगर हम देखें पिछले 10 साल के गैप में, एक डेकेड में, तो बच्चों के IQ स्कोर में बढ़ाव है। बढ़ावा क्या कहेंगे, इंक्रीमेंट है। फिर है कोरिलेशन बिटवीन IQs ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस रेज्ड इन डिफरेंट होम्स इज एज हाई एज 0.75। मतलब जो अलग अलग घरों में भी अगर आप आइडेंटिकल ट्विंस को रखेंगे तो 0.75 का एक डिफरेंस क्रिएट होगा IQ में। ये हेरिडिटी से संबंधित वाक्य है, ये हेरिडिटी के कारण है। एनवायरमेंट के कारण कोई चीज पूछी है, एनवायरमेंट को सपोर्ट करने वाला स्टेटमेंट, तो हम कह सकते हैं एनवायरमेंट को ये सपोर्ट करेगा कि यदि लंबे समय तक स्टडी किया जाए तो ये पाया गया है कि IQ धीरे धीरे इंक्रीज होता है जनरेशन बाय जनरेशन या डेकेड्स बाय डेकेड्स। इसको फ्लीन इफेक्ट कहते हैं। फ्लीन फ्लाइन जो आप कहना चाहें, फ्लीन इफेक्ट कहते हैं कि टाइम के साथ रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं और रिसोर्सेज के साथ बुद्धिमत्ता बढ़ रही है लोगों की। 2 साल का बच्चा आजकल फोन चलाता है खूब मजे से। ठीक। तो कह सकते हैं कि IQ जो स्कोर्स हैं वो 10-10 साल में, 20-20 साल में जब भी सर्वे होता है देखने को मिलते हैं कि एक जनरेशन पहली जनरेशन से आगे जा रही है, ज्यादा स्मार्ट है। ठीक। तो फ्लीन इफेक्ट कहेंगे इसको। ये एनवायरमेंट का इफेक्ट है, ये पर्यावरण अच्छा मिल रहा है उनको इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है। आपने कहते सुना होगा अपनी पहली जनरेशन को कि हमें तुम्हारे जितनी फैसिलिटीज मिली होती तो हम तो पता नहीं क्या कर देते, है ना, चांद पे घर बना लेते। तो ये फ्लीन इफेक्ट है कि हर 10 साल में अगर आप सर्वे करेंगे तो देखने को मिलेगा कि IQ स्कोर में बढ़ावा है।